जुलाई 8 से जुलाई 10, 2026 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये उनकी तीसरी ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी। मोदी ने खुद इसे हैट्रिक कहा और क्राउड ने जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया। यह कोई नॉर्मल दौरा नहीं था, इसकी वजह थी थर्ड इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल लीडर्स समिट, एक फॉर्मल डिप्लोमेटिक मीटिंग। यहाँ दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर बैठकर सीरियस एग्रीमेंट करते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच इतनी बड़ी मीटिंग्स क्यों हो रही हैं? क्या पहले ऐसा नहीं होता था? तो समझिए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता पिछले 10 सालों में ड्रामेटिकली बदला है। 2014 से पहले दोनों देशों के बीच ट्रेड था, लेकिन कोई डीप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया इंडिया को एक इम्पोर्टेंट पार्टनर नहीं मानता था, लेकिन 2017 के बाद जब चाइना ने साउथ चाइना सी में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाई, तब ऑस्ट्रेलिया को एहसास हुआ कि उसे एक नया ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाहिए, और वो पार्टनर बना इंडिया। इसी बैकग्राउंड में क्वाड बना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान का सिक्योरिटी अलायंस। यह समझना जरूरी है क्योंकि पूरे दौरे की स्ट्रेटेजिक वैल्यू यहीं से आती है। जुलाई 10, 2026 की शाम को मेलबर्न के डॉकलैंड स्टेडियम, जिसे मार्बल स्टेडियम भी कहते हैं, वहां ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसे नाम दिया गया था मेलबर्न मीट्स मोदी। इसको ऑस्ट्रेलिया इंडिया फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज किया था और ये फ्री इवेंट था, जिसकी कोई भी टिकट और चार्जेस नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज़ ने मोदी के साथ स्टेज शेयर किया। ये अंदर का वो सीन था जिसे ज्यादातर लोगों ने देखा, लेकिन बाहर का नजारा इससे बिल्कुल अलग था। मोदी ने क्राउड को एड्रेस करते हुए कहा कि ये इंडिया है जो और बढ़ता है और हासिल करता है। हम इम्पेशिएंट हैं, हम दुनिया की सबसे तेज ग्रोइंग इकोनॉमी हैं। मोदी ने कहा कि हम टॉप 3 में आना चाहते हैं जल्द से जल्द। बाहर का नजारा इससे बिल्कुल अलग था, वो नहीं था जो आपने सोशल मीडिया पर देखा। वहाँ 3 अलग अलग प्रोटेस्ट ग्रुप्स थे और तीनों के अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी एजेंडा थे। जिसमें पहला ग्रुप था अलायंस अगेंस्ट इस्लामोफोबिया। इस ग्रुप के हेड हैं वसीम रिजवी। यहाँ एक इंटरेस्टेड बात यह है कि वसीम रिजवी खुद हैदराबाद साउथ इंडिया से हैं। वो इंडिया के एक मुस्लिम नागरिक हैं जो अब ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। उनकी ऑर्गेनाइजेशन अलायंस अगेंस्ट इस्लामोफोबिया ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज की और उनकी मांगे थी, पहली कि भारत में मुस्लिम के साथ बढ़ते डिस्क्रिमिनेशन पर सवाल, दूसरा इंडिया में हेट का एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया में ना हो। वसीम रिजवी ने बताया कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि इंडिया में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं और यही हेट यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी इम्पोर्ट हो रहा है। अब इस क्लेम में कितना सच है, ये एक कॉम्प्लेक्स सवाल है। दूसरा ग्रुप था प्रो खालिस्तान प्रोटेस्टर्स। स्टेडियम के बाहर एक छोटा लेकिन वोकल ग्रुप था जो खालिस्तान यानी एक अलग सिख होमलैंड की मांग करता है। इन्होंने मोदी के खिलाफ एब्यूजिव स्लोगन्स लगाए। यहाँ एबीसी की रिपोर्ट में डायरेक्टली मेंशन है। इंडिया सरकार इन्हें एंटी नेशनल और फॉरेन फंडेड मानती है और ये डिबेट खालिस्तान मूवमेंट कितनी जेन्युइन है और कितनी फॉरेन फंडेड है, ये अपने आप में एक अलग और बड़ा टॉपिक है। तीसरा ग्रुप है, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। तीसरा ग्रुप था फॉर इंडिया एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्टर्स। ये वो लोग थे जो मोदी के खिलाफ नहीं थे बल्कि इंडियन इमिग्रेशन के खिलाफ थे, यानी वो ऑस्ट्रेलिया में बढ़ती इंडियन आबादी से अनकंफर्टेबल थे। यहाँ एक तरफ 20,000 से ज्यादा इंडियन पीएम का सेलिब्रेट कर रहे थे, दूसरी तरफ फार फाइट ऑस्ट्रेलिया इन्हीं इंडियंस की ऑस्ट्रेलिया में उपस्थिति का विरोध कर रहे हैं। यानी प्रोटेस्ट के दो ग्रुप एक दूसरे के डायरेक्टली ऑपोजिट थे। एक कह रहा था कि मोदी इंडिया में मिनोरिटीज को प्रेस करता है और दूसरा कह रहा था कि हमें इंडियंस यहाँ नहीं चाहिए। इन दोनों को एक ही गो बैक मोदी नरेटिव में बंडल कर देना जर्नलिज्म नहीं है। अब सबसे जरूरी सवाल, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने क्या कहा और इंडिया पर जो ह्यूमन राइट्स के एलिगेशंस है उनमें कितना दम है, आइए ऑनेस्टली देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया ये एक ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने पीएम एल्बनीज़ को स्पेशली लिखा था कि मोदी के दौरे को बायलैटरल टॉक्स में ह्यूमन राइट्स कंसर्न रेज करने के अवसर के रूप में यूज करें। उनकी स्पेसिफिक मांगे थी, पहली भारत में जर्नलिस्ट्स और ह्यूमन राइट्स एडवोकेट्स पर जो दबाव है उसे एड्रेस करें। दूसरा, रिलीजियस और एथनिक मिनोरिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करें। ये एमनेस्टी की ऑफिशियल स्टेटमेंट थी। द गार्डियन ऑस्ट्रेलिया ने इसे प्रोमिनेंटली कवर किया है। अब आगे बात करते हैं प्रेस फ्रीडम की। RSF रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की ऑथराइज्ड बॉडी है। 2025 की उनकी रैंकिंग में इंडिया 180 देशों में 159 नंबर पर था, यानी इंडिया प्रेस फ्रीडम के मामले में दुनिया के 20 खराब देशों में आता है। इसके दो पहलू हैं, एक तरफ इंडिया में कुछ जर्नलिस्ट्स को केसेस फेस करने पड़े हैं, कुछ इंडिपेंडेंट मीडिया आउटलेट्स बंद हुए हैं, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने स्पेशली कहा कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पर प्रेशर है। दूसरी तरफ इंडिया सरकार और बीजेपी इस रैंकिंग को रिजेक्ट करती है। उनका कहना है कि RSF का मेथोडोलॉजी बायस्ड है। इंडिया में 1 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हैं, टीवी चैनल्स, ऑनलाइन मीडिया एक वाइब्रेंट मीडिया इकोसिस्टम क्रिएट करता है और सरकार के खिलाफ ओपनली क्रिटिसिज्म होती है जो एक ट्रूली
फ्री अनफ्री प्रेस में नहीं होती। दोनों बातों में कुछ सच है और यही कॉम्प्लेक्सिटी है जिसे हम सिंपल इग्नोर नहीं कर सकते। माइनॉरिटीज का सवाल। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पास हुआ था। इसने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन रिफ्यूजी को फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप दी थी, लेकिन मुस्लिम को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। क्रिटिक कहते हैं कि यह डिस्क्रिमिनेशन है। एक सेकुलर डेमोक्रेसी में रिलीजन के आधार पर सिटीजनशिप क्यों? सपोर्टर्स कहते हैं उन पर माइनॉरिटीज के लिए जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रिलीजियसली प्रोसिक्यूटेड थे, मुस्लिम को वहाँ प्रोसिक्यूशन नहीं है। UN ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने इस पर कंसर्न एक्सप्रेस किए हैं। इंडिया सरकार ने उन्हें मिस इन्फॉर्म्ड बताया है। यहाँ ऑनेस्ट असेसमेंट क्या है? कुछ इंटरनेशनल कंसर्न जेन्युइन और डेटा बैक्ड हैं। प्रेस फ्रीडम, रैंकिंग, माइनॉरिटी राइट्स डिबेट, इन्हें सिर्फ एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा कहकर डिसमिस करना एक मैच्योर डेमोक्रेसी को शोभा नहीं देता। लेकिन साथ साथ इंडिया एक वाइब्रेंट, नॉइजी, कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी है। सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है, मीडिया गवर्नमेंट की आलोचना करती है, ऑपोजिशन एग्जिस्ट करती है और एक्टिव है। लेकिन इन सारे कंसर्न्स के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इंडिया के साथ क्या किया? क्या उन्होंने सीरियस लिया या वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ह्यूमन राइट्स से ऊपर रखते हैं? यह सवाल बहुत जरूरी है। अब आगे बात करते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया बायलैटरल एग्रीमेंट्स। जुलाई 9, 2026 तीसरा इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल लीडर समिट था। गवर्नमेंट हाउस मेलबर्न में PM एल्बनीज ने मोदी का सेरेमोनियल वेलकम किया और फिर शुरू हुई मीटिंग्स, और मीटिंग्स में ऐसे एग्रीमेंट्स हुए जिन्हें इंडिया के ज्यादातर चैनल्स ने प्रॉपरली कवर नहीं किया। सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस की। दोनों देशों ने साइन किया है ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन। यह कोई छोटी बात नहीं है। इसके तहत एनुअल डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग एस्टेब्लिश हुआ, यानी हर साल दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स फॉर्मली मिलेंगे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोड मैप एग्री हुआ। मैरीटाइम बॉर्डर कमांड और इंडिया कोस्ट गार्ड के बीच MOU साइन हुआ। इन दोनों देशों की मिलिट्रीज के बीच एक्सरसाइजेज और एक्सचेंजेस बढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया के PM ने साफ तौर पर कहा कि इंडिया इज ए टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर फॉर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को अपने क्लोजेस्ट सिक्योरिटी अलायंस की कैटेगरी में रखा है। अब बात करते हैं कि ट्रेड में क्या हुआ। 2022 में दोनों देशों के बीच इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA साइन हुआ था। इस समिट में दोनों ने कमिट किया है कि वो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट की तरफ जाएंगे। यह एक फुल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। अब बात करते हैं क्रिटिकल मिनरल्स की। वो रेयर मेटल्स और मिनरल जो EVs, सेमीकंडक्टर और डिफेंस इक्विपमेंट में यूज होते हैं, इन पर भी कॉर्पोरेशन एग्री हुई। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के लार्जेस्ट क्रिटिकल मिनरल रिजर्व में से एक है। इंडिया को इनकी जरूरत है अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, दोनों लीडर्स ने मेक इन इंडिया और फ्यूचर मेड इन ऑस्ट्रेलिया पॉलिसीज की कॉम्प्लीमेंट्री एक्नॉलेज की। पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। को ग्लोबल सप्लाई चेन में सेंट्रल बनाना चाहते हैं। इस दौरे में एक CEO फोरम भी था। दोनों देशों के बड़े बिजनेसमैन एक साथ बैठे। यह गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप से आगे बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश है। अब सोचिए, ऑस्ट्रेलिया अगर इंडिया को जनरली प्रॉब्लमेटिक मानती है तो क्या ये डील करती? क्या उनका PM पब्लिकली इंडिया को टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर कहता? जवाब है नहीं। ये इंडिया की बढ़ती स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक पावर का सबसे बड़ा एविडेंस है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इस दौरे में अनएक्सपेक्टेड था। मोदी ने मेलबर्न के स्टेडियम में 20,000 से ज्यादा इंडियन ऑस्ट्रेलियन के सामने इंडिया के पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप पर स्ट्राइक का जिक्र किया, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान टेंशंस हाल में ही शार्पली बढ़ी हैं। कश्मीर में एक डेडली टेररिस्ट अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान में एलिजेड टेररिस्ट कैंप पर प्रिसीजन स्ट्राइक की। इंडिया ने इसे ऑपरेशन संदूर का नाम दिया। मोदी का ये मेंशन डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट में क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि क्वाड, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, का एक कोर ऑब्जेक्टिव है इंडिया पैसिफिक में सिक्योरिटी मेंशन करना। इंडिया पाकिस्तान टेंशन डायरेक्टली उस रीजनल स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती है और ऑस्ट्रेलिया की सरकार इस पर कोई क्रिटिसिज्म नहीं की। यह भी एक सिग्नल था कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया की सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेजिटिमेट मानता है। लेकिन साथ में यह भी सोचना जरूरी है कि एक फॉरेन विजिट में इस तरह के मिलिट्री रेफरेंसेस सही हैं या ये एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल मैसेज था जो इंटरनेशनल स्टेज पर डिलीवर हुआ। इस दौरे में दो अलग अलग नैरेटिव्स थे, बीजेपी और सरकार समर्थक। उन्होंने कहा ये दौरा इंडिया की राइजिंग ग्लोबल पावर का प्रूफ है। मोदी को 20,000 प्लस लोगों का स्टैंडिंग ओवेशन मिला। एल्बनीज ने इंडिया को टॉप टियर पार्टनर कहा। जो प्रोटेस्ट हुई वो एंटी नेशनल एलिमेंट्स की करतूत है। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्ष ने कहा कि अगर मोदी की फॉरेन पॉलिसी इतनी सक्सेसफुल है तो हर दौरे पर प्रोटेस्ट क्यों होती हैं? एमनेस्टी इंटरनेशनल और RSF जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबली रिस्पेक्टेड हैं। उनके कंसर्न्स को डिसमिस करना ठीक नहीं है। इंडिया का डिप्लोमेटिक आइसोलेशन बढ़ रहा है। दुनिया में इंडिया की इमेज को नुकसान हो रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है? बीजेपी के अनुसार इंडिया की डिप्लोमेटिक पोजीशन जेन्युइनली स्ट्रांग है।
ECTA क्वाड टॉप टियर पार्टनरशिप ये रियल अचीवमेंट्स हैं और इसमें विपक्ष को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती कि प्रोटेस्टर्स को सिंपली डिसमिस करना सही नहीं है। अगर हर बड़े देश में प्रोटेस्टर्स हों तो उसका कोई कारण जरूर है। इस कारण को ऑनेस्टली एग्जामिन करना जरूरी है और दोनों का ये कहना गलत है कि उनकी साइड पूरी तरह से सही है। एक मैच्योर पॉलिटिकल डिबेट इसी में है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को ऑनेस्टली रिव्यू करें। अब देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। प्रोटेस्टर्स और गवर्नमेंट सपोर्ट एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक डेमोक्रेसी है, यहाँ नागरिकों को प्रोटेस्ट का अधिकार है, चाहे उनकी सरकार किसी भी फॉरेन लीडर को डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करे। एल्बनीज का इंडिया को टॉप टियर पार्टनर कहना और ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों का मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना दोनों एक साथ सच हो सकते हैं। अब इन दोनों को मिक्स करना एक कंफ्यूजन हो सकता है जो ज्यादातर इंडियन मीडिया क्रिएट करती है। दूसरी बात, तीनों प्रोटेस्ट ग्रुप्स की अलग अलग मोटिवेशन थी। एक ग्रुप था जो ह्यूमन राइट्स को लेकर जेन्युइनली कंसर्न था, एक ग्रुप था जो खालिस्तान की पॉलिटिक्स चला रहा था और एक ग्रुप था जो फार फाइट था, वो इंडियन इमिग्रेशन का विरोध कर रहा था। इन तीनों को एक एंटी इंडिया कॉन्स्पिरेसी में बांधना सही नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा दौरा था। ये सब इंडिया की ग्रोइंग ग्लोबल पावर के कंक्रीट एग्जाम्पल हैं। एक स्ट्रॉन्ग नेशन वो नहीं होती जो आलोचना से डरे, बल्कि वो होती है जो आलोचना को सुने, उसमें से ट्रुथ निकाले और अपनी कमजोरियों को फिक्स करे। प्रेस फ्रीडम अगर जेन्युइनली कमजोर है तो उसे स्ट्रेंथन करना इंडिया के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में है। माइनॉरिटी राइट्स पर जेन्युइनली बात होनी चाहिए, उन्हें प्रोटेक्ट करना इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही एक मैच्योर कॉन्फिडेंट डेमोक्रेसी की पहचान है। आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि इंडिया को इन प्रोटेस्ट को सीरियसली लेना चाहिए और जेन्युइनली अपनी पॉलिसीज री-एग्जामिन करनी चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।